बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बुक के मुताबिक चलते हैं हम, आपको पता है पहले ही ये बात। अब ये पेज नंबर जो है 262 पे आ जाइए आप लोग। वाटर पोल्यूशन एंड वाटर एनालिसिस। वाटर पोल्यूशन एंड वाटर एनालिसिस, ये टॉपिक है। इसमें टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, ये देखेंगे कितने किस्म की वाटर पोल्यूशन होती है। उसके अंदर फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स जो है ये टॉपिक है। फिर उसके अंदर डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स जो है ये टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 263 पेज पे वेस्ट वाटर एनालिसिस ये टॉपिक है। और उसके नीचे पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस ये टॉपिक है। और उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद 4 सेल्फ असेसमेंट हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री जो है इसका मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इसके अंदर, इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है भाई। अब ये वाटर पोल्यूशन के हवाले से लेते हैं तो वाटर पोल्यूशन और पोल्यूशन वर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, पोल्यूशन सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से आप। ये क्या होता है? नेचुरल चीज़ों में, कुदरती चीज़ों के अंदर आप मिलावट कर दें, इसको पोल्यूशन कहते हैं। इंसानों की कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से कुदरती चीज़ें, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, उनमें बिगाड़ पैदा हो रहा हो, उनमें मिलावट हो रही हो, ऐसी जो कि नुकसानदेह है, उसको पोल्यूशन कहते हैं। अब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें कौन कौन सी है भाई? हवा है आपके इर्द गिर्द, उसमें आपने मिलावट शुरू कर दी है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ने। पानी है, उसके अंदर मिलावट शुरू कर दी है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ने। मट्टी है, उसके अंदर मिलावट शुरू कर दी है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ने। ये 3 मेजर एरियाज़ मैंने आपको बता दी। हवा है, पानी है, मट्टी है। ये कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा है। आप इसके अंदर अपने कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से इनमें गड़बड़ पैदा हो रही है। और अगर इनमें गड़बड़ पैदा हो रही है तो इसके 2 नुकसानात हो रहे हैं। हवा, पानी, मट्टी में मौजूद अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, उनका रहना बहुत मुश्किल हो रहा है आपकी इन एक्टिविटीज़ से। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात मौजूद हैं हवा में, पानी में, मट्टी में, उनके ऊपर आप भी डिपेंड करते हैं, तो आपके ऊपर भी नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है इस काम का। समझ में आ रही है बात? तो दोनों नुकसानात हो रहे हैं। तो पोल्यूशन का भी मैंने आपको बता दिया। अगली जो चीज़ है वाटर एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है तज्ज़िया करना। तज्ज़िया करना, तज्ज़िया वर्ड निकला है जुज़ से। जुज़ का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। अगर मैं कहता हूँ इस मार्कर के जुज़ बताइए, तो जुज़ मतलब इसके पार्ट कौन कौन से हैं भाई? ये कैप है, ये इसका केस है, अंदर ये रिफ़िल है, ठीक है, ये बैक पे ये लगा हुआ है, ये है, और इंक है। यही जुज़ियात है ना इसकी, यही पार्ट्स हैं इसके। समझ में आ रही है बात? तो आप इसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग जुज़ को अलग अलग निकाल के देख रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, ये किससे बना है, लाइक दिस। तो इसको हम कहते हैं तज्ज़िया करना किसी चीज़ का, उसकी जुज़ियात पे गौर करना, उसके हर हिस्से पे गौर करना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस, तज्ज़िया करना। आप वाटर का तज्ज़िया करने जा रहे हैं, उसकी जुज़ियात को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन एंड वाटर एनालिसिस, पानी का तज्ज़िया करने जा रहे हैं। वाटर एनालिसिस नॉर्मली कहाँ होता है? ये लैब्स में होता है। पानी के सैंपल आप ले जाइए और उनको बोलें, जो लैब है उसको बोलें कि भाई ये पानी लेके आया हूँ, ज़रा इसका एनालिसिस कर दीजिए, इसका तज्ज़िया कर दीजिए। तो वो उस पानी को अंदर से पूरा जो है केमिकली चेक करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन से मिलके बना है, आया इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो नेचुरली इसमें होनी चाहिए, या इसमें कुछ इजाफ़ी चीज़ें आपने डाल दी हैं, या अगर नेचुरली चीज़ें मौजूद हैं तो एडिकेट अमाउंट में है, उतनी ही मिकदार में है, या मिकदार कम है या मिकदार
ज़्यादा है। दोनों मामलात वहाँ हो सकते हैं। या फिर तीसरा मामला ये होगा कि वो पानी बिल्कुल सही होगा जब वो उसकी जुज़ियात देखेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसका तज्ज़िया करेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो वाटर पोल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम आपकी तरफ से जो मिलावट हो रही है नेचुरली चीज़ों में, 3 मेजर एरियाज़, हवा, पानी, मिट्टी, और उसके असरात भी मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया वाटर एनालिसिस। हम हवा, पानी, मिट्टी को छोड़ के सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं। पानी में जो पोल्यूशन हो रही है, पानी के अंदर कुछ चीज़ें शामिल हो रही हैं आपकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, आबी हयात जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। पानी के अंदर रहने वाली मखलूक़ात जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, उनकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो ख़ुद भी डिस्टर्ब हो रही हैं आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से, और आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं जी, क्योंकि हम डिपेंड तो उन्हीं के ऊपर करते हैं ना, ठीक है। और वाटर एनालिसिस, जब पानी जो है वो पोल्यूटेड हो चुका, अब इस पानी का तज्ज़िया करना। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? ठीक है भाई। तो ये पोल्यूशन को अगर एक वर्ड में कहूँ तो अनडिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश, ख्वाहिश, डिज़ायर ख्वाहिश को कहते हैं, विश को कहते हैं, मर्ज़ी को कहते हैं। तो अनडिज़ायर जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल ना हो, चेंज ऐसी तब्दीली जो आप नहीं चाहते लेकिन हो रही है, पोल्यूशन, अनडिज़ायरेबल चेंज। किन के अंदर? आगे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हम वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज किस में आ रहा है? वाटर में आ रहा है, ठीक है भाई। तो आप इसको स्टडी कर रहे हैं जिससे क्वालिटी पानी की जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसको आप कहते हैं जो अनडिज़ायरेबल चेंज आ रहा है वाटर के अंदर, उसको आप कहते हैं वाटर पोल्यूशन। और वो अनडिज़ायरेबल चेंज हैज़र्डस भी है, नुकसानदेह भी है, हैज़र्डस, हैज़र्डस नुकसानदेह भी है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की कितनी किस्में हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पर एक बात ज़रा जहन में रखिएगा, 3 ग्रुप्स हैं इसके, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। अब ये कौन कौन सी हैं? पहले तो हमारे पास कोलॉइड्स हैं, दूसरे हमारे पास सेडिमेंट्स हैं, तीसरे जो हमारे पास है वो डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स हैं, डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स। अब इन तीनों को ज़रा समझ लीजिएगा। ये पानी है, ठीक है, ये बीकर है और ये पानी है। आपने इसके अंदर जो है वो कुछ डस्ट, मिट्टी, कोल या कोयले का, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये बहुत थोड़ी मिकदार में होंगी, मतलब ये ऐसे बड़े बड़े टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि ये पाउडर्ड फॉर्म में होंगे। डस्ट मिट्टी को कहते हैं, ये भी पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, जैसे चौक का चूरा होता है। कोयला है, ये भी पाउडर्ड फॉर्म में है, चौक का जैसे चूरा होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो आपको पता है, बैक्टीरिया वगैरह, ये तो होते ही बहुत छोटे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें इसके अंदर, पानी के अंदर शामिल होंगी, डस्ट भी, कोल भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ये क्या करेंगे? ये सस्पेंडेड हालत में होंगे, सस्पेंडेड हालत में, सस्पेंडेड स्टेट, सस्पेंडेड हालत में होंगे। मतलब ये यहाँ पर पानी में यहीं पर रहेंगे, इस जगह, इस जगह पानी के बीच में ये रुके रहेंगे, पानी की डेप्थ में, बॉटम में नहीं जाके बैठेंगे, ये यहाँ पर नहीं आएंगे, बल्कि पानी के बीच में ही स्टैग्नेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं डस्ट के, कोल के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम कहते हैं कोलाइड्स, ठीक है।
सस्पेंडेड पार्टिकल जो इसमें मौजूद है। दूसरा हमारे पास सेडिमेंट्स आ जाता है। ये कौन से हैं? ये वो हैं जो नीचे जाके बैठ जाते हैं। आप जब इसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, ये सेडिमेंट्स आपने इसमें डाल दिया, आप इसको अब छोड़ दें, थोड़ी देर बाद ये नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स हो गए। पहले वाले कोलॉइड्स जो नीचे जाके बैठ नहीं रहे बल्कि यहीं पर रुके हुए हैं। आप पानी को हिलाना बंद कर दीजिए, वो नीचे जाके बैठेंगे नहीं बल्कि यहीं रहेंगे। जैसे कि डस्ट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के बीच में ही रहेंगे। दूसरी कैटेगरी सेडिमेंट्स की है। ये क्या है? ये नीचे जाके डेप्थ में बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, सेडिमेंट्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो मिसाल सैंड की है, क्ले है, सैंड रेत है, क्ले मट्टी है, और भी दूसरी मिसाल हैं। ये सेडिमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए। तो ये नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो डिज़ोल्व पार्टिकल्स की है। इसको ज़रा समझिएगा, डिज़ोल्व पार्टिकल। इसी के अंदर अगर मैं सॉल्ट डाल देता हूँ, सॉल्ट 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और उसको मैंने हिलाया, तो क्या होगा? सॉल्ट आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा। सॉल्ट आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जो कोलॉइड्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये डस्ट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी तो हमारी नज़रों से गायब हो चुके हैं। सेडिमेंट्स जो हैं, ये सैंड, क्ले, ये भी तो हमारी नज़रों से गायब हो चुके हैं। नहीं भाई, अगर आप गौर करेंगे तो ये कोलॉइड्स सस्पेंडेड स्टेट जो है, सिवाय इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये तो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ये डस्ट और कोल जो है, ये आपको महसूस होंगे कि ये पानी में ही मौजूद हैं। कैसे? पानी गदला हो जाएगा, इसके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मट्टी जैसा पानी हो जाएगा। जब भी ये कोलॉइड्स जो हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, पानी कैसा हो जाएगा? गदला हो जाएगा, मट्टी जैसा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डस्टी, ये हो जाएगा। और सेडिमेंट्स जो हैं, सैंड या क्ले, ये पानी की नीचे बैठ जाएंगे। तो ये दोनों आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं, दोनों आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो सॉल्ट है, नमक, ये जो आपने डाला है, ये जब चम्मच चलाया आपने तो ये आपकी नज़रों से गायब हो गया। अब ये नज़र नहीं आ रहा आपको, ये कहाँ चला गया? ये डिज़ोल्व हो चुका है। ये डिज़ोल्व वर्ड को समझ लीजिएगा। डिज़ोल्व वर्ड का मतलब क्या होता है? डिज़ोल्व वर्ड का आसान सा मतलब होता है आयोनाइज हो जाना। आयोनाइज हो जाना, आयंस में टूट जाना। ये सॉल्ट का हमारे पास केमिकल फार्मूला पता है ना, NaCl। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, ये आयंस की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। तो ये 3 किस्म की हमारे पास जो है वो क्या है? वाटर पोल्यूशन है, 3 टाइप्स की। कोलॉइड्स की शक्ल में जो यहीं पर मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से पानी जो है वो गदला हो जाएगा, डस्टी वाला हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, पानी क्लियर नहीं रहेगा। दूसरी मिसाल हमारे पास सेडिमेंट्स, सैंड, क्ले वगैरह, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, दोनों ये आपको अपनी आँख से नज़र आएंगे, आपको महसूस होंगे। लेकिन ये डिज़ोल्व पार्टिकल्स जो हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको इस सॉल्ट की दी है, ठीक है, ये क्या होगा? ये डिज़ोल्व होने का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये आयनाइज हो जाएगा। ये आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आएंगे आयंस, आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा। तो ये 3 किस्म की पोल्यूशंस हैं वाटर के अंदर। ठीक है भाई, अब ये डिज़ोल्व पार्टिकल्स की भी ज़रा आप एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। डिज़ोल्व पार्टिकल्स के अंदर मैंने आयंस की बात की है। आपको पता है आयंस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी। ये पॉजिटिव आयन जो हैं इनको हम कैटाइन कहते हैं, कैट आयन। और ये जो नेगेटिव आयन हैं इनको हम कहते हैं एन आयन। तो दोनों तरह के आयंस इसमें मौजूद होंगे, इसमें कैटाइंस भी होंगे, इसमें एनाइंस भी होंगे। समझ में आ गई बात? जो हमारे पास यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कैटाइंस की मिसाल दी है, कैटाइंस की, और ये बेसिकली कैटाइंस जो हैं ये मेटल कैटाइंस हैं, मेटल कैटाइंस। इनको ज़रा नोट कर लीजिए। ये कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, प्लस 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 2 प्लस 2।
ये सारे कैटाइंस हैं। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, मैग्नीशियम +2, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये मेटल कैटाइंस हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो हमारे पास एनाइंस हैं, एनाइंस हैं वो मेटल्स के नहीं हैं, वो मेटल्स के नहीं हैं। और वो कौन कौन से होंगे? क्लोराइड्स, क्लोराइड्स Cl-, क्लोराइड्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे CO3-2, ये कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स HCO3-, ये बाइकार्बोनेट्स कहलाते हैं HCO3-, और सल्फेट्स ये होते हैं SO4-2। तो ये क्लोराइड्स हो गए, नेगेटिव आइंस, कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस और सल्फेट आइंस। ध्यान से इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर ये लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, तो डिज़ोल्व पार्टिकल्स के अंदर क्या मेटल कैटाइंस और एनाइंस ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ है, वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। उसमें लिखा हुआ है मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स ये भी होते हैं, मिनरल्स, और सॉल्ट्स भी होते हैं। लेकिन घूम फिर के बात वही है कि ये मिनरल्स और सॉल्ट्स जिनको हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये मिनरल्स ही होते हैं कि जब इनको पानी में डालते हैं ये आयंस बन जाते हैं, यही आयंस कैटाइंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनडायरेक्ट वे में बात वही है, ठीक है। सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड भी इसके अंदर मिक्स है। तो यहाँ पर ये देखें, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो बहरहाल डिज़ोल्व पार्टिकल्स के अंदर आप क्या क्या मौजूद है? मिनरल्स मौजूद हैं, सॉल्ट्स मौजूद हैं, मेटल कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, ये मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि ये आपको वैसे फील नहीं होंगे जब तक इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं होगा, तब तक ये डिटेक्ट नहीं हो सकते आइंस, ठीक है भाई। तो ये तफसीलात थी सारी की सारी इसकी। अच्छा, ये सब कहाँ मौजूद है? पानी में कैसे पहुँच रहा है ये सब कुछ? ये कैसे कोलॉइड्स जो हैं वो पानी में जा रहे हैं, सेडिमेंट्स जो हैं वो पानी में जा रहे हैं, डिज़ोल्व पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में जा रहे हैं हमारे इस्तेमाल के पानी में। देखें, दुनिया में पानी दो किस्मों का होता है। एक फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी, स्वीट वाटर। स्वीट वाटर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास फ्रेश वाटर के बाद मैरीन वाटर। मैरीन वाटर, दो किस्म के पानी होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, दूसरा मैरीन वाटर होता है। जो मैरीन वाटर होता है इसको हम समंदरी पानी कहते हैं। आपको पता है आपकी अर्थ जो है, मिटा के ज़रा जगह बनाऊं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि ये पहुंचा कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम इंसानों को जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं इंसान, आखिर पहुंच कैसे रहा है ये? तो पानी की ज़रा किस्में समझ लें पहले। तो ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ का पता है आपको जो है वो 70% जो है वो, लगभग 70% जो है ये क्या है? H2O, वाटर है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये सी वाटर, समुद्री पानी, जिसको मैरीन वाटर कह रहा हूँ, मैरीन वाटर। और उसके बाद ये 30% या 29% जो है ये लैंड है, जिसके ऊपर हम रहते हैं 7 बर्रे आज़मों में, जिसमें से 6 बर्रे आज़म पे रहते हैं, एक बर्रे आज़म, एक कॉन्टिनेंट पे हम नहीं रहते, अंटार्कटिका। बाकी तो यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, लाइक दिस। तो यहाँ पर इंसान आबाद है। बाकी ये सारा का सारा पानी है। ओशंस, और 5 ओशंस हैं, और 5 ओशंस मज़ीद वो सीज़ में डिवाइड हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा तो ये सारा का सारा पानी जो है ये मैरीन वाटर कहलाता है, मैरीन वाटर। अच्छा, यहाँ पर भी ये जो हमारी ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर क्या है? रिवर्स हैं, दरिया हैं, कैनाल्स, नाले हैं, स्ट्रीम्स, नदियाँ हैं, और वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ कलेक्टिवली ऐसी जगहों को कहा जाता है जहाँ पर पानी मौजूद है। तो ये वाटर बॉडीज़ कोई तालाब भी हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है, या आप ही ने कहीं
कोई पानी को स्टोर किया हुआ है, उसको हम वाटर बॉडी कहते हैं। इसके अलावा पानी और कहाँ होता है, हमारे घरों में होता है, वाटर टैंक्स में होता है। ये सारा का सारा पानी जो है इसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो इंसान कर क्या रहा है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो तो एयर को पॉल्यूट कर रहा है ना, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फैक्ट्री वेस्ट भी होता है, केमिकल वेस्ट। फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम होते हैं, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है या दीगर मामलात हैं, वहाँ जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनका वेस्टेज भी होता है। वो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो ज़ाया भी होते हैं ऐसे, और वो पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं वो केमिकल्स और उनसे बनने वाली चीज़ें। तो ये फैक्ट्री वेस्ट कहलाता है। और ये फैक्ट्री वेस्ट जो है सारा का सारा पता है कहाँ डाल दिया जाता है, ये सब का सब सी वाटर, समंदरों में डाल दिया जाता है, ये रिवर्स दरियाओं में डाल दिया जाता है, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज़, जहाँ इंसान को पानी नज़र आता है ना उठा के, ये केमिकल ज़्यादा वेस्ट जो है फैक्ट्री का ये उठा के उसमें डाल देता है। अब ये जो केमिकल, ये जो फैक्ट्री वेस्ट है ना, इसके अंदर ये सारी तीनों कैटेगरी मौजूद होती है। इसके अंदर कोलॉइड्स भी होते हैं, इसके अंदर सेडिमेंट्स भी होते हैं, तीन कैटेगरी बनाई थी ना अभी, सेडिमेंट्स भी होते हैं, और इसके अंदर डिज़ोल्व पार्टिकल्स भी होते हैं, डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं, या फिर वो सोर्सेज होती हैं जो कि डिज़ोल्व पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने वाली होती हैं। जैसे मिनरल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, सॉल्ट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, एसिड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, बेसिस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये सब का सब जो है किसके अंदर मौजूद है, ये फैक्ट्री वेस्ट जो है दुनिया भर में। और ये सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं होता, ठीक है, ये दुनिया भर में होता है। दुनिया भर का जो केमिकल वेस्ट होता है, फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है, वो सब का सब समंदरों, दरियाओं, झीलों, नदी नालों में ही फेंक दिया जाता है। और वहाँ जाके ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पानी को पॉल्यूट करेगा, पानी को पॉल्यूट करेगा। वहाँ पर जितनी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स फिशेस हैं। इसके अलावा सी फूड जो आप खाते हैं वो होता है वहाँ पर। तो वो फिशेस और वो सारा का सारा सी फूड जो आप खा रहे हैं, ये जो आप वेस्ट जा रहा है वहाँ पर, तो वो उसको खा रहे हैं, वो उसको खा रहे हैं, उस फिश की बॉडी का हिस्सा बन रहा है। ये कोलॉइड, ये सेडिमेंट, ये डिज़ोल्व पार्टिकल, सब वही फ़िश आपके पास आ रही है, उसी फ़िश को आप खा रहे हैं, वो आपके जिस्म के अंदर जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो एक्वेटिक लाइफ जो है, समंदरी हयात जो है, वो तो डिस्टर्ब हो ही रही है, वो तो मर ही रही है, साथ साथ आप भी मर रहे हैं। समझ आ रही है ना बात आपको। दूसरा, अब ये भी मैंने आपको, अब इसका हल क्या निकाला गया, इसका हल खैर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो बड़ा अच्छा निकाला गया है, वहाँ पर इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है ना, फैक्ट्री वेस्ट को वो पहले क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं केमिकली, मज़ीद केमिकल्स को यूज़ करके इन सब चीज़ों को बेकार कर देते हैं, केमिकल्स की मदद से इनको न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। यानी कि अब ये कोलॉइड कोलॉइड नहीं रहता, सेडिमेंट सेडिमेंट्स नहीं रहते, डिज़ोल्व पार्टिकल्स जो हैं वो ये नहीं रहते जैसे कि इनको होना चाहिए। अब ये फैक्ट्री का वेस्ट जो है, अब ये समंदरों में चला भी जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला भी जाता है, रिवर्स में चला भी जाता है, तो इससे नुकसान फिर नहीं होता, बल्कि वो इस कोशिश में होते हैं कि इनमें ऐसी चीज़ें इस फैक्ट्री वेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं जिससे एक्वेटिक लाइफ फले फूले, समंदरी हयात जो है वो फले फूले। और ऐसा हो रहा है दुनिया में, जो रिसर्चर्स हैं वो बैठे हैं। अब लेकिन क्योंकि अगर ये आप फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करेंगे, इसको मज़ीद केमिकल्स की मदद से आप ठीक करेंगे, इन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, इन बेकार चीज़ों को कारामद चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसे तो लगेंगे भाई, पैसे तो लगेंगे। अब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क है या दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है और ये सब
तो इनके पास तो पैसे नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये उठा के फिर इसी तरह डाल देते हैं समंदरों के अंदर। या अगर होते भी हैं तो बेईमान लोग जो हैं वो इस पे काम नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं भाई ये इजाफी ख़र्चा लगेगा हमारा, क्यों पैसे ज़ाया किए जाएं, उठा के इसको वैसे ही डाल दो। नस्लों को फिर आगे जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं इस तरह से लोग। तो ये सारे मामला, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर वाटर वेस्ट एनालिसिस की तरफ। अब वाटर पोल्यूशन की तो बात हो गई, अब वाटर एनालिसिस की भी बात कर लें। क्या पानी का एनालिसिस करेंगे आप, पानी का तज्जिया करेंगे? नहीं, पानी का तज्जिया नहीं कर रहे अभी हम उस वेस्ट का तज्जिया कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर एनालिसिस, वो वेस्ट जो कि पानी में जा रहा है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पानी का सैंपल लेंगे, सैंपल ऑफ वाटर। आपने पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए, समंदर से भी, दरिया से भी, झीलों से भी, वाटर बॉडीज़ से भी, मुख्तलिफ़ जगहों से आपने सैंपल ऑफ वाटर जो है ये कलेक्ट किए, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद आपने चेकिंग की, एनालिसिस किया। किस किस चीज़ों का एनालिसिस किया? किन किन चीज़ों का एनालिसिस किया? आपने सबसे पहले फिज़िकल टेस्ट किया वाटर का। जब वाटर के फ़िज़िकल टेस्ट की हम बात करते हैं, सैंपल्स ले लिए ना आपने, वाटर के सैंपल्स जो हैं वाटर के कलेक्ट कर लिए। अब एक सैंपल ले रहे हैं आप, सबसे पहले उसका फ़िज़िकल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट का मतलब होता है ज़ाहिरी चीज़ों को चेक करना जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा है, उसमें क्या है? ऑर्डर है, जो आपकी नाक महसूस कर रही है। क्या स्मेल आ रही है पानी में? ऑर्डर, ठीक है। क्या पानी का कलर जो है वो चेंज हुआ है? इसको चेक करते हैं। क्या पानी का जायका जो है वो बदल गया है? याद रहे ये तीनों चीज़ें पानी में होती ही नहीं है जी। ऑर्डर, जो पानी है वो ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। पानी कलरलेस भी होता है, पानी का कलर भी नहीं होता कोई। पानी टेस्टलेस होता है, इसका जायका भी नहीं होता कोई। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं इसका फ़िज़िकल टेस्ट। आया पानी में स्मेल आ रही है? क्या पानी का कलर है? क्या पानी का जायका है? ये एक टेस्ट चेक किया जाता है। जब ये फ़िज़िकल टेस्ट हो जाता है, अब उसके बाद केमिकल टेस्ट की बात आती है। देखें ये जो फ़िज़िकल टेस्ट है ना, इसके अंदर अगर आप गौर करें ना तो ये चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? 3 एरियाज़ में हमने वाटर पोल्यूटेंट्स को डिवाइड किया था ना। तो पहले वाला हमारे पास कौन सा था? इसके अंदर हमने देखा था कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स में हमारे पास क्या क्या आ गए थे? सस्पेंडेड पार्टिकल्स से ना कॉलॉइड्स में। मैंने कहा था गदलापन हो जाता है। ये कॉलॉइड्स जो हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पानी के अंदर मौजूद रहते हैं। आप पानी को छोड़ दें, ये पानी के अंदर मौजूद रहेंगे, पानी के नीचे जाके बैठेंगे नहीं। तो ये कॉलॉइड्स। और इन कॉलॉइड्स के अंदर हमने देखा था डस्ट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। खैर माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आएंगे। अब ये पता कैसे चलेगा? इसको हम चेक करते हैं एक खास को कहते हैं टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी कहते हैं, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है गदलापन। डस्टी वाटर। तो आप देखेंगे जब, तो आपको जो है वो टर्बिडिटी नज़र आएगी। पानी जो है वो गदला गदला नज़र आएगा, पानी जो है वो डस्टी नज़र आएगा, पानी का आपको कलर नज़र आएगा, मट्टी जैसे कलर का पानी होगा, लाइक दिस। तो ये मट्टी जैसे कलर का जो पानी आपको नज़र आ रहा है, उस क्यों क्या नाम कहेंगे उसको कि भाई ये पानी गंदा है? इसमें टर्बिडिटी है, इसमें गदलापन है। और किसकी वजह से? कॉलॉइड्स की वजह से। कॉलॉइड क्या है हमारे पास? डस्ट, मट्टी है, कोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो ये फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स वो भी जो है वो इसी में आ जाते हैं। सेडिमेंट्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। क्ले है, सैंड है, क्योंकि पानी को जो आपने सैंपल लिया आप उसको एक जगह पर रख दें, 1-2 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे तो उसकी बेस में, उसके नीचे आपको मट्टी नज़र आएगी। तो ये फ़िज़िकल टेस्ट में आ जाता है सबका सब, ठीक है, जिससे आपको कलर पता लग जाता है। स्मेल आप अपनी नाक से चेक कर सकते हैं, टेस्ट आप उसको थोड़ा सा चख के महसूस कर सकते हैं।
केमिकल टेस्ट एग्जैक्टली किसको चेक करेगा? वो थर्ड कैटेगरी जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स की थी, मेटल कैटाइंस की बात जो हमने की थी, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन्स, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो एनाइंस जो थे, कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड, सल्फेट्स, ये नेगेटिव आयंस, इनको डिटेक्ट करना है तो इसके लिए आपको केमिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। उस सैंपल के अंदर, उस पानी के सैंपल के अंदर केमिकल डालने पड़ेंगे। वो केमिकल अंदर जाके केमिकल रिएक्शन करेंगे उन डिज़ोल्व पार्टिकल्स के साथ, उन कैटाइंस के साथ, उन एनाइंस के साथ, और केमिकल रिएक्शन जब पानी के अंदर होगा तो वहाँ पर कोई नई नई चीज़ें बनेंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ बनी है तो यकीनन ये डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए चीज़ बनी है तो इससे आपको पता लग जाएगा इसमें कैल्शियम आयंस हैं। अगर बी चीज़ बन जाती है तो इससे आपको पता लग जाएगा इसमें मैग्नीशियम आयंस हैं। अगर सी चीज़ बनी है इससे आपको पता लग जाएगा सोडियम आयंस हैं। अगर जेड चीज़ बनती है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बोनेट आयंस हैं। इसी तरह और भी मिसाल देके मैंने आपको समझाया। तो जो पानी के अंदर चीज़ें बनेंगी केमिकल रिएक्शन के बाद, उन चीज़ों के बनने से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि पानी के अंदर कौन से डिज़ोल्व पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये केमिकल टेस्ट कहलाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो केमिकल टेस्ट जो है इसके अंदर आप और क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? आप जो है पीएच चेक करेंगे, वाटर का पीएच चेक करेंगे, बायोसाइड्स को चेक करेंगे। बायोसाइड्स आपको याद है पेस्टिसाइड्स, ये बायोसाइड्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल पेस्टिसाइड्स की तरह होते हैं, यानी कि ये जो है वो बैक्टीरिया किलर होते हैं। बैक्टीरिया, पेस्ट, हशरातुल अर्थ, कीड़े मकोड़े, इनको बैक्टीरिया इनको किल करने के लिए, ये किलर होते हैं, किल करने के लिए। इनको किल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनको बायोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोसाइड्स। तो आप पानी के अंदर चेक करेंगे कि इसमें बायोसाइड्स मौजूद हैं, क्योंकि देखें अगर पानी के अंदर बायोसाइड्स डाली गई हैं उससे बैक्टीरिया, पेस्ट वगैरह पानी के अंदर मर भी चुके हैं, लेकिन बायोसाइड्स भी तो मौजूद हैं। बैक्टीरिया और पेस्ट वगैरह तो मर गए, ठीक है, लेकिन बायोसाइड्स भी तो मौजूद हैं। पानी तो अभी भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो बायोसाइड्स इनको मार रहे हैं, बैक्टीरिया को, पेस्ट को, वही बायोसाइड्स हमें भी तो नुकसान पहुंचाएंगे जब इस पानी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट में पीएच टेस्ट हो गया, बायोसाइड्स का टेस्ट हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ है? उसके बाद एक और टेस्ट जो है आप इसका करेंगे वो होगा माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट। माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट, अब इसके नाम से ही समझ लीजिए माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर किस किस चीज़ को चेक करेंगे? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया के पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं। तो इसके टेस्ट के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे कौन सा टेस्ट आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑर्गेनिक टेस्ट। ऑर्गेनिक टेस्ट, ऑर्गेनिक टेस्ट। बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पानी के अंदर अगर मौजूद हैं, तो जैसे कि पेट्रोल है, बेंजीन है, टॉलिन है, ये भी तो हो सकते हैं ना उसके अंदर। तो यही पानी अगर हम इस्तेमाल करें जिस पानी के अंदर पेट्रोल हो, बेंजीन हो, टॉलिन हो, ये मौजूद हों, तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है पानी। ठीक है, अब उसका टेस्ट किससे होगा? उसके टेस्ट के लिए आप फिज़िकल टेस्ट नहीं करेंगे, केमिकल टेस्ट नहीं करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनिक टेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक टेस्ट करने से ये सारे के सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको VOCs कहा जाता है। VOCs इन शॉर्ट, VOCs वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप चेक करेंगे उसके अंदर। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? ये VOCs में आ जाता है आपका पेट्रोल है,
पानी के अंदर पेट्रोल तो मिक्स नहीं है, बेंजीन तो मिक्स नहीं है, ठीक है, टोलिन जो है वो तो मिक्स नहीं हुआ हुआ, एटसेट्रा। तो ये टेस्ट हो गए ऑर्गेनिक टेस्ट। पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस, अगला टॉपिक। पैरामीटर का मतलब होता है हद बंदियाँ, लिमिट्स। पीने का पानी जो है उसकी हदें क्या होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है ख़ास तौर पर। पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी को तो आप पीते भी हैं ना, ख़ास तौर पर ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस। मतलब जो पीने का पानी है, जब आप उसका एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें, तो वो किस हद तक काबिल कबूल हो। क्या कहा मैंने कि जब आप जो है पीने का पानी जो है उसका तज्ज़िया करें, उसका एनालिसिस करें, तो वो पानी किस हद तक आपके लिए काबिल कबूल हो। ये हद जो है, ये लिमिट जो है, इसको पैरामीटर कहते हैं कि भाई इससे ना ज़्यादा होना चाहिए मामला, ना इससे कम होना चाहिए। क्योंकि पानी जो आप पीते हैं वो सिर्फ प्योर वाटर ही नहीं होता H2O, बल्कि हमें पानी के साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स की मिकदार भी चाहिए, जो कि पानी के अंदर मौजूद होना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, तभी तो इसको कहते हैं मिनरल वाटर। तो ये मिनरल्स कुदरती तौर पर जब ग्लेशियर्स से पानी नीचे उतर रहा होता है, गर्मी के मौसम के अंदर बर्फ़ पिघल रही होती है, ग्लेशियर्स से पानी नीचे आ रहा होता है, तो पहाड़ों से गुज़रता हुआ जब आ रहा होता है ये पानी और दरियाओं की शक्ल इख्तियार करता है, तो पहाड़ों, चट्टानों, टीलों, इनके दरमियान से पानी गुज़रता है, तो पहाड़ों, चट्टानों, टीलों में मौजूद कुदरती तौर पर मिनरल्स इसमें शामिल हो जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में होते हैं और उतनी ही मिकदार में होते हैं जितने की इंसानी जिस्म को ज़रूरत है। आप फ्लोइंग वाटर देखे, कहते हैं ना बहता पानी जो है वो पाक होता है, तो फ्लोइंग वाटर जो है, बहता हुआ पानी है, वो आप पिएं, कोई मसला नहीं है। उसमें मिनरल्स मौजूद हैं, जो पहाड़ों से आ रहा है ये पानी, मिनरल्स इसमें मौजूद हैं और बिल्कुल एडिकेट अमाउंट में है, मुनासिब मिकदार में है। ना ये मिनरल्स ज़्यादा होंगे ना ये कम होंगे। अब जो मिनरल वाटर बाहर से हमारे पास आ रहा होता है, उस पानी के अंदर इंसान जो हैं वो मिनरल्स ऐड कर रहे होते हैं और उसमें गलती की गुंजाइश है कि ये नोटिस में आया है कि वो मिनरल वाटर जो बाज़ार से आ रहा है उसमें मिनरल्स जो शामिल किए जा रहे हैं वो ज़्यादा भी कभी कर देते हैं, पता नहीं होता लोगों को, कम कर देते हैं। तो ये इंसान जो है वो उस वाटर को मिनरलाइज़ कर रहा है और पहाड़ों से जो पानी आ रहा है दरिया की शक्ल में, कुदरती तौर पे उसमें मिनरल्स शामिल हो रहे हैं जो कि हमारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हैं। तो दरिया का पानी तो 100% परफेक्ट है आपके लिए। फ्लोइंग वाटर है, निकालिए दरिया से और पीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर पानी को स्टोर करना चाहते हैं उसी दरिया के पानी को अपने पास, तो फिर आप उसको एक दफ़ा बॉयल कर लीजिए, तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर जाएंगे, बाकी आप आराम से उसको पिए। तो ये पैरामीटर या लिमिट्स क्या हैं ड्रिंकिंग वाटर की, इसका एनालिसिस अगर हम करें, तज्ज़िया करें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बैनुल अक़वामी इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरामीटर्स सेट करती है कि भाई आपका पानी ऐसा होना चाहिए। इसने पैरामीटर्स सेट किए हैं, लिमिट्स सेट की हैं, हदबंदियाँ लगाई हैं कि आपका पानी अगर इस लेवल पर है तब तो वो पीने के काबिल है, आप इत्मीनान से उसको पी लीजिए। अब वो हदबंदियाँ या पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले pH की बात करते हैं कि आपका जो वाटर है वो पीने के लिए फ़िट है। WHO कहता है अगर pH की जो रेंज है उस वाटर की, pH की जो रेंज है उस वाटर की वो 6.5 से लेके 8.5 के दरमियान हो, तो वो पानी जो है वो पीने के काबिल है, आप उस पानी को पी सकते हैं। ये रेंज है pH की उस वाटर की जो आप पीना चाहते हैं। इससे अगर कम हो, 6.5 से कम हो, 6.4 हो, 6 हो, या 8.5 से ज़्यादा हो जाए, 8.6 हो जाए, 8.7 हो जाए, तो उस पानी को मत पीजिए, उसका pH लेवल पीने के लिहाज से मुनासिब नहीं है। ठीक है भाई।
दूसरी चीज़ जो है वो टर्बिडिटी, ये मैंने अभी बताया था, गदलापन, इसकी भी लिमिट है। मतलब पानी अगर गदला है, डस्टी है, ठीक है, मट्टी वाला है, तो वो आप पी सकते हैं, उसकी भी एक रेंज है, ठीक है भाई। इसके यूनिट्स होते हैं लेस देन 5 टर्बिडिटी यूनिट, लेस देन 5 टर्बिडिटी यूनिट, तकरीबन 5 टर्बिडिटी यूनिट से कम होने चाहिए, ठीक है। मतलब इतना चलेगा, आप पी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो दरियाओं का पानी होता है, इनकी टर्बिडिटी यूनिट्स जो होता है इनका 5 से कम होता है, 4 होता है, 3 होता है। हल्का हल्का आपको गंदा नज़र आ रहा होता है, वो मिट्टी होती है, आप पी लें, कोई मसला नहीं है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, वेस्ट प्रोडक्ट से वो मिट्टी निकल जाती है बाहर, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खड़े पानी के अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर डेवलप होते हैं, ये बात याद रखिए। फ्लोइंग वाटर जो होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पानी के अंदर होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय हैं ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितना भी आप बॉयल कर लें, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं, तो थोड़े बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने पानी स्टेगनेंट कर रखा है, स्टोर कर रखा है, रोक रखा है, तो फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया। वो जो मल्टीप्लिकेशन है बैक्टीरिया की दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ख़तरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। जितने अभी हैं थोड़ी मिकदार में कोई मसला नहीं है, आप पी लें। तो यहाँ पर इसी तरह टर्बिडिटी लेवल, पानी के अंदर डस्ट, मट्टी है, तो 5 यूनिट से कम हो चल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। इससे 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 यूनिट भी नहीं होनी चाहिए टर्बिडिटी, गदलापन जो है, मट्टी वाला पानी। उसके बाद टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, इसको हम TDS कहते हैं, TDS। ये क्या है? इसको हम कहते हैं टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड, डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स, इसको TDS कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स हैं, वो भी डिज़ोल्व उसके अंदर हुए हुए हैं, ना। सॉल्ट है, वो भी सॉलिड है, पानी के अंदर डिज़ोल्व हुआ। तो ऐसे सॉलिड्स जो कि डिज़ोल्व हुए हुए हैं उस पानी के अंदर, उसकी क्या लिमिट है? WHO उसकी भी लिमिट बताता है, और आपको कहता है कि TDS की जो लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स ऑर्गेनिक हों या इनऑर्गेनिक हों, दोनों का वो बता रहा है कि तकरीबन 600 मिलीग्राम पर लीटर, कितना है? 600 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 600 मिलीग्राम तक जो है डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं काबिल कबूल हैं। 1 लीटर के अंदर 600 मिलीग्राम अगर डिज़ोल्व सॉलिड्स मौजूद हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हों चाहे वो इनऑर्गेनिक हों, TDS जो है, TDS अगर 600 मिलीग्राम पर लीटर हो तो ये काबिल कबूल है, सही है, आप पानी पी सकते हैं। पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं क्लोरीन रेजिड्यू, क्लोरीन रेजिड्यू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्लोरीन का इस्तेमाल कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए पानी के अंदर से, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब क्लोरीन भी तो मौजूद है ना उस पानी के अंदर। वो पानी जब हम पिएंगे तो वो क्लोरीन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। तो कितनी हद तक क्लोरीन रेजिड्यू, बच जाने वाला क्लोरीन पानी के अंदर, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? तो उसकी लिमिट जो है वो बता रहा है लेस देन, WHO ने बताया लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि हर लीटर में 0.2 मिलीग्राम अगर क्लोरीन मौजूद है तो इट्स ओके, आप इसको पी सकते हैं। ये WHO की रिकमेंडेशंस हैं, कोई नुकसान नहीं होगा आपको उससे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर बॉडीज़, ये BOD एंड COD, ये क्या है? इसको भी ज़रा नोट कर लें। ये BOD के फुल वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके फुल वर्ड्स लिख लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और COD जो है ये हमारे पास है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझना, इसको ज़रा आप समझिएगा। बायोकेमिकल बीओडी या ऑक्सीजन ये बता रहा है कि फॉर फ्रेश वाटर बॉडीज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस द WHO रिकमेंडेड BODs लेवल्स टू बी बिलो 5 मिलीग्राम। BOD के लिए जो बता रहा है कि बिलो 5 मिलीग्राम पर लीटर, और COD के लिए जो है वो बता रहा है ये कितना होना चाहिए, बिलो 10 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन ये होते क्या हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD और BOD, ये एनालिसिस है। आपको पता है कि जब भी आप वेस्ट प्रोडक्ट, ध्यान से ज़रा बात सुनिएगा, जब भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट आप पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उस वेस्ट प्रोडक्ट पर अटैक करेंगे, और पानी में जो एलगी है, ठीक है, एलगी या एलजी, वो भी उस वेस्ट पर अटैक करेगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपने पानी में डाला। तो पानी के अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो भी उस पर अटैक करेंगे, और जो एलजी है वो भी उस वेस्ट पर अटैक करेगी। पता है किस चीज़ के चक्कर में? ग्लूकोज के चक्कर में, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे क्यों अटैक करेगा बैक्टीरिया भी और ये एलजी भी? एनर्जी के लिए। सबको एनर्जी चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये बैक्टीरिया को भी चाहिए एनर्जी, उसने भी ज़िंदा रहना चाहता है, वो भी एलजी जो है वो भी ज़िंदा रहना चाहते हैं। कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? उस वेस्ट में मौजूद है। अब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, आपको पता है। तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए और एलजी को भी ऑक्सीजन चाहिए। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी लिमिट होती है। पानी एक हद तक अपने अंदर ऑक्सीजन को एकोमोडेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब बैक्टीरिया की मिकदार भी बढ़ रही है, एलजी की मिकदार भी बढ़ रही है, तो मतलब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे? उसी पानी में से ऑक्सीजन लेंगे। किस लिए? ताकि उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा सके, तोड़ा जा सके, उसमें से एनर्जी निकाली जा सके। तो बाकी जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर, उनको ऑक्सीजन मिलेगी क्या? सोचिए, नहीं मिलेगी ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो कलेक्टिवली फिर क्या होगा? वो फिशेस जो हैं वो मर जाएंगी पानी के अंदर, ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगी, क्योंकि अब कंपटीशन हो गया है। एक लिमिट है ऑक्सीजन की, और उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पहले जितने थे, जितनी पहले एलजी थी, तब तो मामला फिट था। लेकिन अब मामला ख़राब हो रहा है। क्यों? इस वेस्ट की वजह से जो आप डाल रहे हैं। बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ रही है, एलजी की मिकदार बढ़ रही है, वो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पानी के अंदर एक लिमिट है ऑक्सीजन की, वो डिस्टर्ब हो रही है। ये है सारा का सारा मामला। तो अब जो पानी के अंदर फिर आप क्या करेंगे? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कितना आप इंट्रोड्यूस कराएंगे? 5 मिलीग्राम पर लीटर के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है बायोलॉजिकली उसको पूरा किया जा सके। ये भी केमिकल्स हैं, ये भी केमिकल्स हैं। समझ आ रही है बात? तो पानी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल पानी का जो है वो सही रहे। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो फिर डिस्टर्बेंस का बाइस बन सकता है। बहरहाल इसमें मज़ीद डिटेल है, लेकिन मैं इस पर अभी मज़ीद बात नहीं करना चाहता, वरना बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। आप बस लिमिट याद रखें कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बिलो 5 मिलीग्राम पर लीटर WHO ने रखा है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बिलो 10 मिलीग्राम पर लीटर WHO ने सेट किया है। अब ये आखिरी टॉपिक जो आपका ग्रीन केमिस्ट्री है, इसको आप ओरली सुन लीजिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात तो कोई भी नहीं है। इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, पेज नंबर 264 पे आप खोल लीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री, जैसे इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप जो फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्री के लेवल पे केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जो आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आप उनको नुकसानदेह के बजाय आप उनको फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं। यानी हों वो केमिकल्स ही, केमिकल रिएक्शन भी चलता रहे, लेकिन अब वो नुकसान न दें बल्कि वो फ़ायदा दें। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसका टारगेट ही ये होता है। तो जो भी ग्रीन केमिस्ट होगा वो फैक्ट्रियों में जाएगा, बोलेगा बाबा आप ये केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वेस्ट में जा रहा है, तो अब यहाँ पर आप इस केमिकल के बजाय इस केमिकल को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है,
ये आपका काम भी हो जाएगा और ये वेस्ट में जब जाएगा तो ये आगे नुकसान भी नहीं देगा। ये एक मैंने मिसाल देके आपको समझा दिया। अब इसमें कोई 10-11 उन्होंने बातें बोली हैं। कुछ तो एहतियातें हैं कि आप ये कर लें तो आपका मसला जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये इससे का मसला बनेगा ही नहीं, वाटर पोल्यूशन का मसला बनेगा ही नहीं। और ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये क्या बात की जा रही है, प्रिवेंट वेस्ट। सबसे पहले तो कोशिश करें कि वेस्ट पैदा ही ना हो, बचे ही ना। वैसे किचन के अंदर जब रोटी बन रही है तो थोड़ा बहुत आटा जो है वो गूंदने के लिए वो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है ना, गिर जाता है। वही आटा जो है वो जो गिर गया उसको फिर नालियों में बहा दिया जाता है। या खाना पीना घरों में हम करते हैं तो खाना थोड़ा बहुत बच गया ये और वो उसको वेस्ट में डाल दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया। भाई ऐसी नौबत ही ना है। आप अपने खाने पीने के अंदर जब खाना बना रहे हों, सब्ज़ी वगैरह ये वो, इनमें ऐसी चीज़ें डालें जो खाने का हिस्सा हों। वेस्ट की नौबत ही ना है कि उसको वेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाए। ये उसका नुक्ता है, प्रिवेंट वेस्ट। कि आप जो है डिज़ाइन करें ऐसे केमिकल सिंथेसिस कि ये वेस्ट जो है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं ना तो बहुत सारा रिएक्टेंट कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, और वो वेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अवॉइड अनरिएक्टेड मटेरियल। जो मटेरियल अनरिएक्टेड है आप उससे अवॉइड कीजिए। आप कोशिश करें कि आप 10 किलो एक रिएक्टेंट ले रहे हैं तो वो 10 किलो पूरा का पूरा ही रिएक्ट करे जिससे एक प्रोडक्ट बन जाए। अनरिएक्टेड जो है वो नहीं बचना चाहिए मटेरियल, उससे अवॉइड करें। इसको कहा जाता है मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी। उसके बाद कह रहा है डिज़ाइन लेस हैज़र्डस केमिकल सिंथेसिस। अब अगर कुछ केमिकल अगर बन ही रहे हैं, वेस्ट बन ही रहा है, तो कोशिश करें कि केमिकल्स आप ऐसे वेस्ट के अंदर ऐसे केमिकल्स बचें जो या तो टॉक्सिक हो ही नहीं, जहरीले हो ही नहीं, नुकसानदेह हो ही नहीं, या फिर वो कम हो। ये उसने बात बोली। तो लेस हैज़र्डस केमिकल सिंथेसिस, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हैज़र्डस हो ही नहीं या बहुत ही कम हो। डिज़ाइन सेफ़र केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि सेफ़ हों, ऐसे केमिकल्स बनाएं जो कि सेफ़ हों। बनाने वालों की बात हो रही है, क्योंकि केमिकल्स जो फैक्ट्री वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल कोई बनाने वाला भी तो होगा ना, ठीक है। तो उनको बोला जा रहा है कि भाई आप केमिकल्स जो डिज़ाइन करें वो आप केमिकल ऐसे डिज़ाइन करें जो कि नुकसानदेह हो ही ना। समझ में आ रही है बात। फिर 5वें पे कह रहा है यूज़ सेफ़र सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस। सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, बहुत सारे पानी का बेदरे का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं। तो आप ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करें, जैसे कि अभी हमने देखा है वोलेटाइल जो होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करें जो कि हवा में उड़ने वाले ना हों, तो वो पोल्यूशन का बाइस ही ना बने। फिर 6ठे पॉइंट में कह रहा है इंक्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी का पक्का पूरा यूज़ होना चाहिए, एनर्जी वेस्ट ना हो। एनर्जी वेस्ट होगी वो एनवायरनमेंट में जाएगी, वो किसी दूसरे का हिस्सा बनेगी और उसके बाद मज़ीद नुकसानात होंगे। समझ आ गई बात। उसके बाद कह रहा है 7वें पॉइंट में यूज़ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। ऐसा फीड स्टॉक आपके पास होना चाहिए केमिकल रिएक्शन करवाते हुए, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ख़ाम माल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बच भी जाता है तो वो दोबारा रिन्यूएबल हो, आप उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकें। ठीक है भाई, ये बात भी है उसके अंदर। 8वें पॉइंट में कह रहा है यूज़ कैटलिस्ट नॉट स्टोइक्योमेट्रिक रीएजेंट्स। स्टोइक्योमेट्रिक रीएजेंट्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान आप यूज़ ना करें, बल्कि आप कैटलिस्ट का यूज़ करें। इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट जो हैं वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बढ़ाते ही हैं। लेकिन ये रीएजेंट्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। नंबर 9 पे कह रहा है डिज़ाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड आफ्टर यूज़। ऐसे केमिकल्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करें
जो जिनको बाद में सही मायनों में तलफ़ किया जा सके, कि आपने यूज़ कर लिया, जैसे डिस्पोजेबल गिलास होते हैं ना, आपने यूज़ कर लिया, अब उसको आपने किसी भी जगह पे फेंका है, अगर तो ये गिलास पत्तों का बना हुआ है तो वो नेचुरली वहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये गिलास प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो 1000 साल तक भी वो प्लास्टिक वहीं पड़ा रहेगा, वो नेचुरली ख़त्म नहीं होगा। ठीक है भाई। तो ऐसे केमिकल्स और प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करें टू डिग्रेड, जिनको बाद में डिग्रेड किया जा सके आफ्टर यूज़। फिर कह रहा है एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पोल्यूशन। वक्त का भी ख्याल रखें, ठीक है, वक्त का ख्याल रखें कि ऐसे वक्त में आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हों जिसमें पोल्यूशन का ख़तरा ना हो। ठीक है, ये भी मामलात होते हैं, टाइम का भी बड़ा फैक्टर होता है इसमें। और नंबर 11 पे कह रहा है मिनिमाइज़ द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट से भी बचें भाई, क्योंकि एक्सीडेंट्स के वगैरह की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो माहौल का हिस्सा बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स फैक्ट्रीज़ वगैरह में हो जाते हैं, तो तबाही तो उससे मचती है, लेकिन उनसे जो केमिकल्स अवामुन्नास की तरफ जाते हैं, पब्लिक की तरफ जाते हैं और वो माहौल का हिस्सा बन जाते हैं, तो दूर दूर तक लोग उससे मुतासिर होते हैं, वाटर बॉडीज़ मुतासिर होती हैं, लाइक दिस। ये चैप्टर आपका तमाम हो गया भाई। अगले पार्ट में, पार्ट 6 में चारों इसके जो है वो सेल्फ असेसमेंट्स देखेंगे, MCQs देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।